आपको बैलेंस और अनबैलेंस का पता चल गया अच्छे से क्या चीज़ें होती हैं। हम फोर्स को बोलते हैं एक्सीलरेशन से जुड़ा हुआ। एक्सीलरेशन को अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ की वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज आता है उसको एक्सीलरेशन की वजह से ही बोला जाता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी दो तरह की होती है। u इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। आपको ये पता है कि जब आपने ये भी पढ़ा था u प्लस में at है ना, तो a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो v माइनस यू डिवाइडेड बाई में t। ये भी आपने एक्सीलरेशन निकाला था है ना। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा दो और कितने टाइम के अंदर चेंज हो रहा है, टाइम स्पेसिफिक है ये है ms माइनस 2, ये इसकी यूनिट, ये सब आपने कर चुके हो। तो अब आपको ये पता चल गया है अगर फोर्स का मतलब होता है पुश या फिर पुल, और फोर्स का मतलब ये होता है कि एक वस्तु अपनी स्थिति से चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन का तो डायरेक्ट मतलब निकल जाता है इससे कि उसके वेलोसिटी, इसका हम ये भी तो कह सकते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। जब धक्का मारा तो उस टाइम के ऊपर रेस्ट पे थी, फिर v अटेन कर ली, घिसकने लगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है ना, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन का रोल इसके अंदर है। तो इससे हम और क्या डिराइव कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें, अगर जो दोनों तरफ से लगने वाली फोर्सेस है वो जीरो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देती है, यानी कि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, वहीं की वहीं चीज़ें बैठी की बैठी रह जाती हैं, इसका मतलब इसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। समझ में आया? बैलेंस अनबैलेंस ये सारी हो गया। अब एक हमारे साइंटिस्ट होते थे गैलीलियो जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो जी ने एक इस तरह का एक सरफेस, एक पूरा का पूरा कोर्टयार्ड लिया, मतलब एक ग्राउंड था। उसने क्या किया कि पहले उसने यहाँ से एक बॉल ली और वो बिल्कुल समतल था, हॉरिजॉन्टल था। उस बॉल को थोड़ा सा धक्का मार दिया, उसने देखा कि वो थोड़ा सा आगे तक गई, रुक गई। फिर उसने यहाँ पे कुछ इस तरीके का सरफेस बनवाया, उसने थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ाई बॉल, यहाँ से फिर उसने थोड़ा सा उसको अपने आप ही नीचे को आने दिया, उसने देखा कि नीचे से आ गई है और यहाँ पे जाके इतना ही ऊपर और चढ़ गई है ना, यानी कि ऐसे करके यूँ चली गई। तो बेसिकली उसने एक एक्सपेरिमेंट लिए, कई तरह की बॉल अलग अलग जगह से खींच के देखी, उसने एक सरफेस को ऐसे कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। तो बेसिकली इसको क्या पता चला, अगर किसी चीज़ को फ्री फॉलिंग छोड़ दिया जाए तो एक समय पे आके उसके अंदर खुद ही एक ऐसा मोमेंटम, एक ऐसी मूवमेंट उसके अंदर आ जाती है कि वो जितना उसके ऊपर जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो फ्री फॉलिंग फोर्स थी, उतना ही वो और आगे तक मूव कर जाती है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था, परंतु इसमें डिराइव और कुछ कर दिया। उसने क्या कंक्लूड किया, कंटिन्यूइंग मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधा, उस वाले प्लेन के अंदर अगर एक कंटिन्यू फोर्स के साथ में, मतलब ऊपर से गिरने के बाद कंटिन्यू फोर्स लग रही है ना, तो कोई चीज़ अगर गति के अंदर है तो उसको कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चलती रहेगी। समझ में आया? अब जो मेन आते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉ। ये हमारे न्यूटन भाई साहब थे। इन न्यूटन जी ने 3 लॉ डिराइव करे, किस चीज़ के? मोशन की, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन। जो अब हमारे को मोशन और फोर्स ऐसे अलग मतलब एक ही चीज़ पे कैसे आ गए। हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि फोर्स का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को मूवमेंट में लेके आना, पुश या पुल के द्वारा, है ना। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि फोर्स पढ़ते वक्त हम 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, है ना। इवन हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की जब बात करी थी तो भी हमने यही बोला था कि कोई भी वस्तु के ऊपर फोर्स तभी लगी हुई मानो जब वो अपनी स्थिति से बदल रहा हो, यानी इसके अंदर एक्सीलरेशन लग रहा हो। बैलेंस इसका मतलब कोई कुछ नहीं लग रहा, एक यहाँ से धक्का यहाँ से धक्का, वहीं की वहीं चीज़ खड़ी हुई है। परंतु अनबैलेंस फोर्स ही किसी चीज़ को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और फोर्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है किसी चीज़ से, यानी कि उस चीज़ की स्थिति परिवर्तन से। तो मोशन आ गया। अब उसने दे दिए न्यूटन और 3 लॉ ऑफ मोशन। पहला ध्यान से देखना,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, ये आपको एज सच लिखने हैं, एज सच आपको याद भी करने हैं, कंसेप्ट टोटल इसका यही है, ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड external unbalanced force act on it to change its state of rest or uniform motion। एक बॉडी अपनी जगह पे रखी हुई है, वो अपनी जगह पे ही रखी रहेगी, या फिर एक बॉडी जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मूवमेंट कर रही है, वो मूवमेंट करती ही रहेगी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। यूनिफॉर्म पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर चलती ही रहेगी, अगर खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी, जब तक कि अनलेस का मतलब होता है जब तक कि एक एक्सटर्नल बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड का मतलब समझ में आ गया, अनबैलेंस्ड का मतलब होता है कि जब उसका कुछ रिजल्ट निकले। अब बैलेंस क्या होता है, 5 यहाँ से लगा दी, 5 यहाँ से लगा दी, रिजल्ट तो 0 निकल रहा है। अनबैलेंस का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकले, जब तक कि एक अनबैलेंस फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन के अंदर हो, लगे और उसकी इस अवस्था को चेंज कर दे, ठीक है। अर्थात न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी उसी अवस्था के अंदर ही रहेगी जब तक कि एक बाहरी अनबैलेंस फोर्स आके उसके ऊपर एक्ट नहीं कर जाती, ओके। दूसरा कंसेप्ट इसी के अंदर से उसने निकाला, इनर्शिया। और किसी भी वस्तु की ये वाली स्थिति जो प्रकृति ने बनाई हुई है कि जब तक उसके ऊपर कुछ नहीं लग जाता वो नहीं होती अपने आप से। ये इनर्शिया का प्रिंसिपल हम ह्यूमंस के ऊपर भी इफेक्टिव है। जब तक हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती हम नहीं बढ़ते, हम नहीं आगे बढ़ते, ठीक है। बिल्कुल यही इनर्शिया की है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अर्थात इनर्शिया क्या चीज़ कहती है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति से बदलना नहीं चाहती, चाहे उसको कोई पड़ी हुई है तो पड़ी ही हुई है, कोई खड़ी हुई है तो खड़ी ही हुई है, चल रही है तो चलती ही रहती है, अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है कि आंतरिक इच्छा, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज। और वो हर चीज़ को अपोज करने का, अगर उसको पहली बार में मान लो कोई चीज़ यहाँ पे बॉल पड़ी हुई है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ने से मना कर देगी जब तक उसके ऊपर एक इतनी फोर्स ना लगा दी जाए कि वो मूवमेंट करवा सके इसकी। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, मैं इसको जितना, जब तक अगर मैं इसको पूरा का पूरा दम नहीं लगा रहा हूँ ये मूवमेंट नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने इसको इसकी रेस्ट पोजीशन से हिला दिया, इसका मतलब मैंने इसको यहाँ की तरफ में धक्का मारा तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरे को भी एक अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। ये हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है। सिंपल भाषा के अंदर अगर कोई बंदा सो रहा है तो सोता ही रहेगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर एक अलग से प्रेशर उसको उठाने के लिए उसको धक्का मुक्की ना करी जाए, ठीक है। ये हमारे प्रकृति के अंदर है, हमारी नेचर के अंदर ये इनर्शिया कहलाता है। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। और किस चीज़ में कितना इनर्शिया है, मतलब कितनी टेंडेंसी है अपनी स्थिति के अंदर बने रहने की और ऊपर लगने वाली फोर्स को अपोज करने की, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे। अब तो मास भी आपको पता है क्या चीज़ होता है ना, और वेट भी आपको पता है क्या चीज़ होता है। मास हमें पता है ना कि क्या चीज़ होता है। मास यानी कि हम अपनी पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहे हैं समय के ऊपर, तो ये उसके मास पे डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए इस मोबाइल का मास कुछ ग्राम था, इस 600-700 ग्राम था, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ी। यही चीज़ अगर 50 किलो की होती तो उसका इनर्शिया उतना ही हो जाता, ठीक है। कुंभकर्ण को हिलाना मुश्किल था क्योंकि वो भारी ही इतना था कि कोई हिला नहीं सकता था। इसका मतलब जो जितना भारी उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा। इनर्शिया का मतलब टेंडेंसी, कैपेबिलिटी कि मैं नहीं हिलता,
सिंपल भाषा, ठीक है। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया किस पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा, उस बॉडी के मास पे। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, रेस्ट का मतलब कोई चीज़ खड़ी है, गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी खड़ी रहेगी, आप उसको जब तक पूरा धक्का नहीं मार देते और उसके उस मास को ओवरकम नहीं कर देते, जो 1 टन जो उसके अंदर का बोझ है, जब तक नहीं हिलती वो। मोशन, कोई चीज़ अगर चल रही है तो चल बस उसी, जैसे रेल है वो बस चल रही है, जब तक उसके ऊपर पूरा का पूरा फोर्स अप्लाई नहीं करके ब्रेक के थ्रू उसको नहीं किया जाता, चलती रहेगी वो। और इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, अगर किसी एक दिशा के तरफ जा रही है तो दिशा उसकी जब तक चेंज नहीं होएगी, जब तक वो उसका जो मास होता है, आप उस मास के ऊपर इतनी फोर्स नहीं लगा देते कि वो परिवर्तन हो सके। गॉट इट। अगला होता है आपका कॉन्सेप्ट लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? सबसे पहले मोमेंटम वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हमारा, देखो इनर्शिया और मास आपको समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा डील करता है मोमेंटम से। एक होता है मोमेंट और एक होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या कहता है? न्यूटन ने क्या बोला था? मोमेंटम को सबसे पहले तो लिखते हैं P से, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब ही आपको मूवमेंट से होता है। किसी चीज़ की मूवमेंट कब होएगी? जब उसकी स्थिति चेंज होएगी, यानी कि U इनिशियल वेलोसिटी थी, V फाइनल वेलोसिटी थी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होती है हमेशा, कोई भी चीज़ खड़ी हुई है। तो फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है उसकी, है ना। मूवमेंट तभी तो होगी ना जब उसके अंदर कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर कि इनर्शिया, हर चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मूवमेंट में तो मूवमेंट में रहना चाहती है, और इसका डायरेक्ट प्रभाव किस चीज़ की वजह से होता है? उसके अंदर जितना बोझ होता है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? m × v। मोमेंटम मूवमेंट से बना हुआ वर्ड है, अर्थात किसी चीज़ के अंदर कितना परिवर्तन आएगा, उसकी स्थिति कितनी परिवर्तन करेगी, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी उसके मास से और उसकी फाइनल वेलोसिटी से। वो हमारा मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी होती है, क्यों? वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है? एक ही डायरेक्शन के अंदर, है ना। वेलोसिटी और स्पीड में यही तो अंतर था। स्पीड मतलब कोई भी डायरेक्शन, वेलोसिटी मतलब एक ही कांस्टेंट। ओके, ओके। तो अभी हम कर रहे थे मोमेंटम के बारे में। P = mv, ये आपको सबकी समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, मोमेंटम को कैसे करेंगे। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर इस दिशा के अंदर जाना, बस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधा, सपाट, इस दिशा, एक दिशा के अंदर, ठीक। सबसे पहले मोमेंटम को हमने P बोला था। अब सबसे पहले मान लो एक ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, कंसीडर कर लो आपकी कार की बैटरी, ये आपकी कार है, ठीक है। इस कार की बैटरी होगी डेड। तो सबसे पहले इसके ऊपर का मोमेंटम कैलकुलेट करो। मोमेंटम हमने बताया mv, है ना। तो v तो यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इसको v की जगह mu लिख सकते हैं, mu, है ना। फिर आपने इसको धक्का मारना शुरू किया, जिसकी वजह से ये तो धीरे धीरे चल के इस साइड में आगे सरकना शुरू हुई। इसको हम, इसका मोमेंटम इस पॉइंट के ऊपर mv, क्यों? u से चेंज हो गया v के अंदर, चलने लगे है ना वो, ठीक है। इसको अब एक चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर, m तो गाड़ी का तो वही है, बस u
पहले u था और अब v हो गया है वो, यानी कि पहले तो रेस्ट पे थी अब चल पड़ी है वो। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको बात करें कि भाई इस पोजीशन के अंदर से और इस पोजीशन के अंदर से कितना चेंज आया, इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम कितना आया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, यानी कि p, ये वाले p ये था हमारा नंबर 2, ये है हमारा नंबर 1, इसके अंदर क्या चेंज आया। चेंज कैसे करते हैं, घटा करते हैं ना, इसको घटा कैसे करेंगे, P2 माइनस में P1। अब P2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, P2 की वैल्यू क्या थी, mv, P1 की वैल्यू क्या है, mu, यही है ना। तो m इसके अंदर से कॉमन निकालो, क्योंकि मास तो कॉमन है दोनों स्टेज के अंदर, v माइनस u हो गया। अब आपको ये पता है कि ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज, ये तो है चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट कितना है, रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब होता है कि कितने समय के अंदर हुआ। अब समय निकालने के लिए तो फिर अब इसको t से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, t से डिवाइड करना पड़ेगा ना। क्यों, अभी तक आप पूछ रहे थे चेंज कितना हुआ, तो चेंज तो ये है, परंतु किस रेट पे चेंज हुआ, यानी कि कितने समय से परिवर्तन हुआ। ये 2 सेकंड पे यहाँ था, यहाँ 4 सेकंड बाद v पोजीशन के ऊपर आ गया, धक्का मारते चले गए, तो डिवाइडेड बाई टाइम हो गया। अब एकदम से याद करो कि एसिलरेशन क्या था, एसिलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, v माइनस यू, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने डिराइव किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये वाला न्यूमेरिकल भी निकाला था। इसके अंदर से हमने अगर a निकालना होता था तो हम क्या करते थे, v माइनस यू, या u यहाँ से घटा हो गया, और एसिलरेशन निकालने तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ऐसे निकल आता था। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। yes, तो इसको हम यहाँ पे इस एसिलरेशन को लिख लें तो यहाँ पे m इंटू ए लिख लें तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होएगा ना, समझ में आ गया ना। a कहाँ से आया, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एसिलरेशन हो गया। अब एक चीज़ हमने ये पढ़ाई थी कि जो प्रोपोर्शन का साइन होता है इसको हमें हमेशा हटाना पड़ता है और इसकी जगह एक फिक्स वैल्यू रखनी पड़ती है। ग्रेविटेशन वाला याद है ना आपको, क्योंकि जी भी तो एक कांस्टेंट ही था, उसको हटाना पड़ा था। इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिख लिया के, ठीक है, और बराबर का निशान आगे लगा दिया, तो के एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज के एम ए, के इंटू मास इंटू एसिलरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब rate of change of velocity, the quantity k is constant of proportionality, SI unit of mass and acceleration are kg। मास का यूनिट, अब इसकी यूनिट देखो क्या करेंगे, मास की यूनिट थी kg के अंदर होती है, एक्सीलरेशन की ms माइनस 2 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब for this one unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second of 1 kg mass। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, k इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन। इस टोटल को क्या हम बोल देंगे, न्यूटन। समझ में आया, पक्का दोबारा बताऊं, मोमेंटम होता है मास इंटू, ये होता है, एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, उसका मास था मान लो 100 kg, ठीक है। वो गाड़ी की बैटरी डेड थी, आपने धक्का मारना शुरू किया और पर्टिकुलर कुछ ये लगा लो कि 5 या 6 सेकंड के अंदर आप इस पोजीशन से उसको यहाँ पे ले आए। ये गाड़ी अभी भी 100 kg की है, परंतु अब इसके अंदर क्या हो गया, पहले ये जहाँ पे जब खड़ी थी तो इसकी पोजीशन थी u, यानी कि इन रेस्ट पोजीशन। अब इसकी पोजीशन क्या है, चल रही है, अब ये है v। मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू ये। अब इस समय के ऊपर का मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1, यहाँ पे तो u कहला देंगे हम इसको, क्यों, खड़ी हुई है। यहाँ का इस समय का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v कहलाएंगे इसको। अब
चेंज इन मोमेंटम पूछे भाई कितना है इस और पोजीशन और इस पोजीशन के अंदर, हम ऐसे ही लिखेंगे ना भाई, ये वाला P2 माइनस P1, इसमें से ये घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। अब ये चलो mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है, ये हो गया। अब हम जैसे ही बात करेंगे, मास तो कॉमन है इसका, मास कॉमन ले लिया, v माइनस u हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए रेट तो बताओ इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, यानी कि कितने समय के अंदर हो रहा है, समय चाहिए, ले भाई डिवाइडेड बाई टी कर दिया। फिर एकदम से हमें याद आया, अरे ये तो एसिलरेशन बन रहा है, क्यों, एसिलरेशन होता ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, और हमें पता था v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा भी हुआ है। और इसके अंदर से अगर हम a कैसे निकालेंगे, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और ये यहाँ से फिर ये जो t है ये नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाई टी, एसिलेशन तो ऐसे निकालते हैं। और ये हमें कोई यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो इसको हम क्यों ना ऐसे लिख लें, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू ए, परंतु अभी प्रोपोर्शन इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम लिख देते हैं हटाने के लिए बराबर के एम ए। अब m के यूनिट मास किस चीज़ में नापते हैं, kg के अंदर नापते हैं, एसेलरेशन की ms माइनस टू होती है ना, और ये k, तो फिर ये अब हम इसको क्या लिख देते हैं, चेंज इन द मोमेंटम को हम क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि ये तो फोर्स है, चेंज इन द मोमेंटम किसी चीज़ की वस्तु में परिवर्तन आया ही क्यों, फोर्स की वजह से आया, यानी कि कुछ पुश या पुल लग रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, इसको टोटल यूनिट को हम करते हैं के की यूनिट kg और ms माइनस को इसको हम बोल देते हैं न्यूटन, ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स का मतलब है जब 1 किलोग्राम की कोई वस्तु, उसके अंदर एसिलरेशन लगा ms माइनस टू यूनिट का, तो वो उसके मोमेंटम में चेंज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं 1 न्यूटन फोर्स। इज इट क्लियर नाउ, क्लियर है। सेम आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन इज वो ये है फोर्स की यूनिट, पता चल गया। अब आ जाते हैं फाइनल और तीसरे लॉ के ऊपर। जो तीसरा लॉ है वो कहता है ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बिल्कुल गांधी जी वाला लॉ नहीं, ये गांधी जी वाला लॉ नहीं है। गांधी जी तो कहते थे अगर मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, परंतु आज के समय के अंदर अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो एक थप्पड़ तो ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर आपने दीवार को मुक्का मारा तो ये तो भूल जाओ कि दीवार आपको कुछ नहीं कहेगी, वही दीवार आपके मुक्के को उतनी ही फोर्स से वापस भी आपको मारेगी और आपको पता चल जाएगा मैंने कितनी फोर्स लगाई, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूटन थर्ड लॉ। हर एक्शन के पीछे एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। हमारी दुनिया इसी चीज़ के ऊपर चलती है, सारी दुनिया। आप पढ़ोगे तो पास होगे, आप किसी को छेड़ोगे तो आपको भी फिर कोई छेड़ेगा। और क्या कहता है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम और बॉडी इज जीरो, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब एक्सटर्नल फोर्सेस किसी चीज़ के ऊपर लगती हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। ये बिल्कुल अभी तक हमने मोमेंटम का कंसेप्ट सारा पढ़ लिया। मान लो वही 1000 किलो की गाड़ी थी, डेड पड़ी हुई थी, आपने यहाँ पे धक्का मारना शुरू कर दिया, ठीक है, और 4 लोग इसको यहाँ पे धक्का मारना शुरू कर दिया, तो कहाँ हिलेगी, वो तो वैसी वहीं रह जाएगी ना। तो वो क्या कहते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों साइड से लग रही है तो उसका मोमेंटम नहीं आएगा, वो जीरो रहेगा। ओके, बस यही बात कर रहे हैं। तो न्यूटन के 3 लॉ समझ में आए। पहला क्या कह रहा है, कोई भी वस्तु रेस्ट पे रहेगी हमेशा अनटिल अनलेस उसके ऊपर हम कोई बाहरी ताकत ना लगा दें। दूसरा क्या कहता है, इसी के अंदर फिर मोमेंटम डिफाइन हो गया था। मोमेंटम से हमारे को क्या पता चला था, m इंटू वी, मास के ऊपर डिपेंड करता है भाई। सेकेंड लॉ ने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यही था mv माइनस mv डिवाइडेड बाई mt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक यूनिट टाइम के अंदर फोर्स कहलाता है और जिसकी यूनिट है न्यूटन बनाई।
थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को धक्का मारोगे तो वो भी आपको एक अपोजिट के अंदर धक्का मारेगी, आप किसी चीज़ को हिट करोगे वो भी आपको अपोजिट हिट करेगी। तीनों ये ही थे आपके 3 लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में हम धीरे धीरे, अब जो बुक के अंदर था हमने फॉर्मुलेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हमने कर ली है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमने आपको बता दिया कि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, इसके बारे में अब थोड़ा सा हम कल और पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इसके अंदर एक चीज़ आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक चीज़ होती है, एक तो ये वाला, और थोड़ा सा हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, दिस विल बी लाइक योर टुमारो।